हेलो एवरीवन। तो IBPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और आपने अब तक तो रिव्यू के काफ़ी सारे वीडियोस देख भी लिए होंगे। और मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरा जो सेंटर था वो था मेरठ में, और मेरठ जाने में मेरे होम टाउन से लगभग 6 घंटे लगते हैं। तो मैं एक दिन पहले ही वहाँ पर गई थी और फिर उसके बाद मैं लेट नाइट को घर पर वापस आई हूँ, तो मैं इतनी जल्दी वीडियो नहीं बना पाई। तो अब जैसे भी है मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ क्या क्या आया था और किस तरीके से आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीए से। तो जीए में मतलब 5-6 क्वेश्चन तो ठीक थे, बाकी सब क्वेश्चन बहुत डीप में पूछे गए थे, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। तो मैं जल्दी से बताती हूँ जो मुझे याद है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और उनके ऑप्शंस भी मुझे याद है तो मैं वो बताती हूँ आपको। तो जीए में आया था एक छाबर पोर्ट कहाँ पर है, मतलब पूरा सेंटेंस लिखा हुआ था कि ये यहाँ से कुछ होता है, ऐसे करके पूरी कहानी बनाई हुई थी। और फिर पूछा था एंड में कि छाबर पोर्ट कहाँ पर है। फिर आया था आपका एक जो डिस्ट्रिक्ट PGI इंडेक्स है, तो उसमें टॉप कैटेगरी पूछी थी। और तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे उत्कर्ष, अति उत्कर्ष, दक्ष, श्रेष्ठ करके ऑप्शन दे रखे हुए थे। तो इसमें जो टॉप कैटेगरी थी वो थी दक्ष, तो ये वाला ऑप्शन लगाना था इसमें। फिर आया था G7 कंट्रीज़ के बारे में कि G7 कंट्रीज़ के बारे में पूरी कहानी लिखी हुई थी, फिर आपको एंड में बताना था कि G7 समिट हुआ कहाँ पर है। फिर आया था आपका G20 शेरपा के ऊपर, तो इसमें भी एक ब्लैंक करके दे रखा था कि अमिताभ कांत को G20 में क्या बनाया गया है। तो अलग अलग ऑप्शंस थे, तो उसमें एक शेरपा वाला ऑप्शन था वो राइट था। फिर आया था गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में आपको 5 ऑप्शंस दे रखे थे, तो आपको ये बताना था कि इसमें कौन सी नहीं है। तो उसमें ऑप्शंस में था KCC, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो इसमें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आंसर थी, तो आपको यही बताना था। फिर आया था कि मेजर कार्ड्स जो इंडिया में ऑपरेट होते हैं, तो इनमें से कौन कौन से वो कार्ड्स हैं। तो ऑप्शंस दे रखे थे वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, बिल डेस्क, अमेरिकन एक्सप्रेस। तो इसमें जो ऑप्शन थे वो ऐसे थे ओनली 1 and 2, या फिर 1 2 3 या 2 3 4। तो इस तरीके के ऑप्शंस को चूज़ करना था। फिर आया था आपका डेमोक्रेसी डे जो कि 15 सितंबर को होता है। फिर एक क्वेश्चन था आपका स्ट्रेस्ड असेट के ऊपर पूछा था कौन सी कंपनी, मतलब ये किसके अंडर आते हैं। तो इसमें था नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर ये क्वेश्चन था, ठीक है। फिर उसके बाद था आपका निर्यात पोर्टल की आपको एब्रीवेशन फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है। तो उसमें एब्रीवेशन फॉर्म पूछी गई थी। एंड उसके बाद था आपका फील्ड मेडल, तो ये मतलब डायरेक्ट नहीं था, ये ऐसा था रशिया की जो 2nd नंबर की वुमेन बनी है व्याजेवस्का, उनको कौन सा मेडल मिला हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन था। फिर था आपका CD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कौन इशू करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको, स्मॉल फाइनेंस बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और ऐसे ऐसे 2 और ऑप्शन दे रखे थे। तो इसमें भी ऑप्शन जो थे वो ऐसे ही थे, ओनली 1 2 3 2 3 या फिर 1 4 इस तरीके वाले। फिर आया था PM स्वनिधि योजना की एक्सटेंडेड डेट बतानी थी आपको। फिर एक क्वेश्चन था प्रधानमंत्री हर घर बिजली सहज योजना, ऐसे इसकी आपको नोडल एजेंसी बतानी थी। फिर था मत्स्य संपदा योजना के ऊपर, इसमें भी आपको कुछ डेट या कुछ टारगेट ही पूछ रखा था। फिर था नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो था, उसमें आपको 5 ऑप्शन दे रखे थे, तो इसमें बताना था आपको टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ऐसे ही थे ओनली 2, ओनली 3, 1 2 3 ऐसे वाले ऑप्शंस थे। फिर एक क्वेश्चन था IUCN, मतलब रेड जो लिस्ट होती है, मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, उनकी जो रेड लिस्ट होती है वो कौन जारी करता है, तो ये था IUCN। फिर एक क्वेश्चन था वर्ल्ड वाइड फंड, इसके लोगों पे क्या बना मतलब कौन सा एनिमल बना हुआ होता है। एक क्वेश्चन था आपकी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 675 मिलियन कब तक हो जाएगी, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो आप समझ पा रहे होगे कि जीए में कोई भी क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली नहीं था, मतलब सब इनडायरेक्टली क्वेश्चंस दे रखे थे जीए में। फिर एक था कि नाटो, अब नाटो के बारे में तो पता था, लेकिन उसने पूछा ये कौन सी ट्रीटी के अंदर बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन था नाटो के ऊपर। तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे बिल्कुल भी। और पूरे जो पेपर में मतलब जीए और रीजनिंग सबसे ज़्यादा हॉरेबल चीज़ें यही दोनों सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हॉरेबल थे पूरे पेपर में। बाकी सिर्फ क्वांट और इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा डूएबल थे, बाकी इन दोनों ने तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जान ही निकाल ली।
तो चलिए देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या आया था। इंग्लिश में एक आरसी आया था जो कि माउंटेन और सैटेलाइट के ऊपर था। इसमें आपके 2 पैराग्राफ दे रखे थे, P1 P2, और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे इस तरीके का। फिर एक आरसी था जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन थे जापान के रेलवे स्टेशन के बारे में, कि वो एक पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड को फॉलो करते हैं जिससे कि एक्सीडेंट्स कम होते हैं, इस तरीके का था। तो ये डुएबल थे, ठीक थे। तो जो भी जल्दी रीड कर पा रहे थे, उनकी इंग्लिश अच्छी है जिन लोग की, उन लोग को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर था एक क्लोज टेस्ट जिसके 4 से 5 क्वेश्चन थे, और इसमें एक जो क्वेश्चन आपका आया था, वैसे तो वर्ड्स वाले थे सारे, लेकिन एक इसमें एक पैराफिलर का भी क्वेश्चन था जिसमें मतलब एक सेंटेंस पूरा दे रखा था, वो फिल करना था। तो ये मैं नहीं कर पाई, तो मुझे इसका टॉपिक नहीं पता है कौन सा टॉपिक पे आया था। फिर फिलर्स के 5 से 6 क्वेश्चन थे जिनमें 4-4 ब्लैंक दे रखे थे। मैच द कॉलम के 2 क्वेश्चन थे, और एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे, 4 से 5 सेंटेंसेस दे रखे थे जिसमें आपके ऑप्शन क्या क्या थे, जिसमें कि ए और बी करेक्ट होगा और ये इनकरेक्ट होगा, इस तरीके के बहुत कंफ्यूजिंग टाइप के ऑप्शंस थे। फिर आपका एक था एक रिडंडेंट, आपको वर्ड बताना था, मतलब 3-4 वर्ड बोल्ड करके दे रखे थे और इसमें रिडंडेंट कौन सा है तो ये बताना था आपको। एक था ईडियम वाला क्वेश्चन, ईडियम के ऊपर, और फिर था पैराजम्बल आपका जिसमें 7 स्टेटमेंट थे और इसमें आपका जी फिक्स दे रखा था, 5 क्वेश्चन थे इसके ऊपर। एक फ्रेज रिप्लेसमेंट का भी क्वेश्चन था जिसमें आपको कुछ पार्ट बोल्ड दे रखा था, और A B C 3 फ्रेजेस दे रखी थी, उनको बताना था कि कौन सा इसमें इम्प्रूवमेंट होगा जो सही होगा। फिर था आपका ABCD जो ऑर्डर वाले होते हैं ना, वर्ड को बोल्ड कर देते हैं कि इनका ऑर्डर क्या होगा, वो वाला। एक था ऑड वन आउट, तो इसमें था 5 सेंटेंसेस दे रखे थे, तो इसमें आपको जो थीम से मैच नहीं हो रहा था वो वाला बताना था। तो इंग्लिश ठीक थी, इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। जिनका भी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है उनने तो आराम से कर लिया होगा। और फिर आया रीजनिंग, तो भैया रीजनिंग के तो क्या ही कहने, उसने तो सबका जान ही लेके रख दी। तो रीजनिंग में क्या था आपका, सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट थे, जिसमें सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस थे जो कि आपके 2-2 मार्क्स के थे, और सेक्शन बी में आपके 40 क्वेश्चंस थे जो 1-1 मार्क्स के थे। तो बहुत ही लेंथी पेपर था रीजनिंग का, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग पेपर था ये, बिल्कुल भी मतलब जल्दी हो ही नहीं पा रहा था, सब कुछ इनडायरेक्टली, और 1-1 2-2 नंबर के लिए बहुत ही मतलब मेहनत करनी पड़ रही थी। तो सेक्शन ए में एक टाइम बेस्ड पजल दे रखी थी, उसके 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने देखी, फिर मैंने स्किप ही कर दी। फिर आया था इनपुट के 4 क्वेश्चन थे, और एक और क्वेश्चन था जिसके 1-2 क्वेश्चन और थे, तो वो मुझे याद नहीं है। तो इनपुट के भैया 4 क्वेश्चन थे जो कि 8 नंबर के थे। तो अगर किसी ने भी इनपुट छोड़ा है तो उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि इनपुट बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। 8 नंबर की बात थी यहाँ पर। तो उसका कैसा पैटर्न चल रहा था वो काफ़ी इजी था। इसमें क्या था कि इस तरीके से 6 आपको नंबर लिख रखे थे, फिर उसमें क्या क्या था, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग रहे थे। दूसरे स्टेप में क्या था, जो डिजिट्स थी आपकी उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया जा रहा था नंबर के अंदर। फिर तीसरे में फर्स्ट 2 डिजिट को ऐड कर रहे थे, लास्ट 2 डिजिट को ऐड करके जो आ रहा था वो लिख दिया था। फिर फोर्थ स्टेप में क्या था, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर फिफ्थ में आपको सारे नंबर्स जो भी आए उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। तो ये एक 8 नंबर का क्वेश्चन था पूरा। तो अगर ये छोड़ दिया है तो भैया बहुत गड़बड़ कर दी है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, उस बात को छोड़ो, अब आगे देखते हैं। अब जो फिर आया इसमें सेक्शन बी में आपका था कोडेड इनइक्वालिटी, इसके 2 या 3 ही क्वेश्चंस थे। और फिर था एक कोडेड ब्लड रिलेशन जिसके 2 क्वेश्चंस थे, और एक था स्लॉक का क्वेश्चन जिसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, 4 कंक्लूजन थे। तो इसमें आपको बताना था कौन सा फॉलो कर रहा है, आपको वो बताना था। एक फ्लैट फ्लोर और गेम्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, इसके 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो ये एक थोड़ा ये क्वेश्चन ठीक था जो थोड़ा आसानी से हो जा रहा था। बाकी डीएस के 2 से 3 क्वेश्चंस थे, और क्रिटिकल रीजनिंग का भी काफ़ी वेटेज था, 6 से 7 क्वेश्चन थे इसके, या फिर ज़्यादा ही होंगे इससे, क्योंकि मुझे तो हर जगह वही दिख रही थी, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा आई थी। और एक पोस्ट और डेजिग्नेशन के ऊपर पजल आई थी, इसमें क्या दे रखा था, आपको 6 पोस्ट दे रखी हैं और इसमें आपको 21 मेंबर दे रखे हैं। तो उसमें क्या था कि सबसे जो हाईएस्ट वाली पोस्ट है जो आपकी, उसमें 1 मेंबर था, उसके नीचे वाली में आपकी 2 मेंबर होंगे, उसमें 3 होंगे, ऐसे नीचे जो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंबर्स बढ़ रहे थे।
तो उस तरीके की एक पज़ल थी। तो पहले मैंने ट्राई किया, फिर मतलब टाइम की वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया। एक क्वेश्चन था इस तरीके का, मतलब जैसे सुडोकू नहीं बना होता है, इसमें आपको रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन इस तरीके के कलर दे रखे थे और आपको 1 2 3 4 मतलब इस तरीके से उनकी नंबरिंग की हुई थी। और फिर आपको मतलब ये था कि इसमें जो रो में आएगा, जैसे रेड है तो वो अगर इस रो में नहीं आना चाहिए और इस कॉलम में रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे सुडोकू होता है ना उस तरीके वाला। लेकिन इस पे जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी लेंदी थे, तो फिर मेरा तो टाइम ही नहीं बचा, तो मैं नहीं कर पाई। और एक आई थी आपकी पज़ल, हेक्सागोन है, एक हेक्सागन है और ट्रायंगल है। तो इन दोनों, पता नहीं ट्रायंगल के अंदर हेक्सागन था या हेक्सागन के अंदर ट्रायंगल था, इस तरीके का कुछ चल रहा था। तो मैंने तो पढ़ा नहीं था, तो मुझे नहीं पता फिर आगे उसमें क्या बोल रहा था। और एक क्वेश्चन था सिंगल क्वेश्चन, ये ऑथोराइजेशन एक वर्ड था, इसमें आपका क्या था, कॉन्सोनेंट में +1 और जो वॉबिल, मतलब 3 4 5 लाइन का ये क्वेश्चन था, जो के बाद वॉबिल आ रहे हैं उसमें आपको +3 करके कॉन्सोनेंट लिखना है। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग था, तो नहीं किया मैंने। तो इस तरीके से ये रीजनिंग का मतलब सबसे ज़्यादा हॉरर थी, रीजनिंग और जीए सबसे ज़्यादा हॉरर आई थी पेपर में, जिन्होंने परेशान करके ही रख दिया। तो चलिए देखते हैं क्वांट में क्या क्या आया था। क्वांट जो मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा मतलब डूएबल पार्ट था पूरे के पूरे एग्ज़ाम में, क्वांट और इंग्लिश। तो क्वांट में आया था एक पाई चार्ट, जिसमें आपको प्रेजेंट और अब्सेंट का डेटा दे रखा था। किस तरीके से था ये, मतलब इस तरीके से डेटा दे रखा था। फिर इसमें कह रहे हैं जो प्रेजेंट या पता नहीं अब्सेंट या टोटल स्टूडेंट <51 होंगे इस तरीके से। और इस पे जो क्वेश्चंस थे बहुत ही लेंदी क्वेश्चन थे, मतलब उसमें कुछ कुछ डेटा दे रखा था, बहुत ही लेंदी टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि आसानी से तो बिल्कुल ही नहीं होते। फिर एक था लाइन ग्राफ। तो जितनी भी डीआई थी सबसे मतलब कम सारे क्वेश्चन डीआई में लेंदी थे, लेकिन कंपैरेटिवली अगर बात करें तो इस वाली डीआई के क्वेश्चन तब भी थोड़े से ठीक ठाक लेवल के थे। तो इसमें क्या था, लाइन ग्राफ था, इसमें ए और बी 2 मेंबर दे रखे हैं और 2001 और 2005 में एक फिटनेस सेंटर है, तो उसके ऊपर कुछ डेटा दे रखा था। फिर एक थी टैबुलर डीआई, मतलब ये भी इजी थी लेकिन थोड़ी लेंदी टाइप की थी, तो क्वेश्चन तो सभी में लेंदी थे। तो इसमें क्या था, ये WXYZ ये कंपनीज़ हैं, ये कुछ फंड डोनेट करती हैं, NGO ABC, तो उनके ऊपर कुछ डेटा था। तो इस तरीके की डीआई थी। फिर एक आपकी जो डीआई थी वो थी कैसलेट सोल्ड प्लस अनसोल्ड प्रॉफिट लॉस के ऊपर कुछ ऐसी डीआई थी, तो ये तो नहीं करी मैंने, बाकी ये 3 मैंने करी। इनमें कुछ कुछ जो इजी क्वेश्चंस थे वो करे थे मैंने। फिर था अर्थमेटिक, तो सबसे ज़्यादा जो डूएबल पार्ट था वो तो था अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में SI और CI में क्या था, एक मतलब ये क्वेश्चन था कि 2 साल के लिए आपको X इन रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं और 2 सालों के लिए SI और CI के बीच का डिफरेंस जो था 424 दे रखा था। तो आपको अमाउंट बताना था, तो अमाउंट आ रहा था 1560 आंसर मुझे याद है। और बोट वाला जो था उसमें था बोट की स्पीड करंट की स्पीड से कितने % ज़्यादा है, तो वो था 600%। फिर टाइम एंड वर्क पे भी 2 से 3 क्वेश्चन थे कुछ। एक का जो आंसर था वो था 90/11 आ रहा था। एक था सिलेंडर वाला, जिसमें आपका सरफेस एरिया पूछा गया था, वो जो कि आ रहा था 1906। फिर एक एज के ऊपर भी क्वेश्चन दे रखा था, एक प्रॉफिट और लॉस के ऊपर भी था, एक था एवरेज के ऊपर, गर्ल्स और बॉयज़ का एवरेज करके। तो वो मैंने नहीं किया था, तो उसके आंसर्स मुझे नहीं पता। एंड आपके डीएस के भी क्वेश्चंस थे, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस थे और इसमें क्या था, सब लेंथी थे, मतलब 3 स्टेटमेंट वाले दे रखे थे। तो फिर मैंने वो नहीं किया, मैंने कहा इससे जल्दी तो मैं अर्थमेटिक ही कर लूँगी, तो फिर वो स्किप कर दिया मैंने। फिर था आपका नंबर सीरीज़ में क्या दे रखा था आपको, एक ही क्वेश्चन था जिसमें 3 सीरीज़ दे रखी थी और उसमें बीच में x करके दे रखा था और x की वैल्यू उन्होंने 24 बता रखी थी। तो हमें ये बताना था कि कौन सी सीरीज़ करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट, तो हमें करेक्ट वाली फाइंड करके आंसर में मार्क करनी थी। एक सीरीज़ का क्वेश्चन ऐसा था कि एक सीरीज़ दे रखी थी, उसमें x और p इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, फिर इस कंडीशन में रखना था और z की वैल्यू बतानी थी। तो z जो आया था वो था 81, तो ऑप्शंस में दे रखा था ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वो इसका आंसर था। फिर एक क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक ये वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल मुझे याद है ये वाला क्वेश्चन, और आपके आए थे 2 अप्रॉक्सीमेशन। तो सबसे ज़्यादा एक अच्छा पार्ट यही था, क्वांट और इंग्लिश। तो अब आपको पता ही चल गया होगा किस तरीके से एग्ज़ाम आया था और
मेरे जो अटैम्प्ट्स हैं वो मैंने मतलब ज़्यादा नहीं किए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा गैस वर्क नहीं करना चाहती थी। तो फिर मुझे जितने आए मैंने उतने ही किए हैं। एक्यूरेसी का मैंने पूरा ध्यान रखा है। तो मैंने कितने कितने करे हैं, जीए में मैंने करे हैं 20, जिसमें से 3-4 गलत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा गलत नहीं होंगे। और इंग्लिश में मैंने आई थिंक करे हैं 20 या 21, क्योंकि इंग्लिश में मेरे काफ़ी रॉन्ग हो जाते हैं। तो फिर मैंने पूरा एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए ही अच्छे से मतलब किया है कि मेरे 1-2 से ज़्यादा रॉन्ग ना हो। और रीजनिंग में मैंने किए हैं 2-2 मार्क वाले 4 क्वेश्चन, तो 8 मार्क्स के तो ये हो गए। और 1-1 मार्क वाले मैंने किए हैं 13 क्वेश्चन, जिसमें से आपका एक तो फ्लैट फ्लोर वाला मैंने करा है, और कोडेड इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सिलॉग का क्वेश्चन, और 2 क्रिटिकल के किए हैं, और 1 डीएस का क्वेश्चन किया है। और क्वांट में मैंने करे हैं 27। तो ये है मेरे अटैम्प्ट। तो अब देखते हैं क्या होता है, कितनी कट ऑफ जाती है। तो होप फॉर द बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप भी बताना आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। थैंक यू एवरीवन।